हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में 8 दिसंबर 2024 के करंट अफेयर कवर करेंगे। सारी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंतिम तक ध्यान से देखिएगा। करंट अफेयर की पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का ऑफिशियल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज की दो सबसे बड़ी जो न्यूज़ हैं वो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि भारत में पहली बार स्वदेशी एंटीबायोटिक लॉन्च कर दिया गया है। इसका नाम क्या है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। साथ ही में 2024 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसको दिया गया है, इसके भी बारे में बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले कल के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आई थिंक मुझे याद भी नहीं है कि इतने सिंपल क्वेश्चन मैंने कभी भी आपसे पूछा होगा। सबसे बेसिक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि ये कौन से देश की हॉकी टीम है जिसका निक नेम है कूकाबूरास। मैंने देखा आप में से मैक्सिमम लोगों ने सही आंसर किया है एंड द करेक्ट आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। हम सभी लोग क्रिकेट को तो जानते ही हैं, और जब भी क्रिकेट का जिक्र होता है भारत में पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा क्रिकेट को लेकर दीवानगी है। जब भी इसका जिक्र होता है तो हम सभी को पता है कि चाहे बैट हो या बॉल हो, हमेशा कूकाबूरा का जिक्र किया जाता है। कूकाबूरा बेसिकली एक स्पोर्ट कंपनी है जो कि ऑस्ट्रेलिया बेस्ड कंपनी है। ये एक ऐसी कंपनी है जो कि क्रिकेट बेस्ड प्रोडक्ट बनाने का काम करती है, जो कि पूरे दुनिया में मशहूर है। यही कारण है कि जो हॉकी टीम है ऑस्ट्रेलिया की, उसका नाम एक्सीडेंटली कूकाबूरास पड़ गया है। जबकि ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ऑस्ट्रेलिया की जो उसका निकनेम कंगारू है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा, और यहाँ पे इस टाइम पे प्रधानमंत्री हैं एंथनी एल्बनीज। क्या नाम है? एंथनी एल्बनीज। इनका नाम आप ध्यान रखिए क्योंकि पिछले साल में ही ये प्रधानमंत्री बने हैं ऑस्ट्रेलिया के। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। आपको शायद याद होगा 5 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि तमिलनाडु में एक साइक्लोन आया है जिसका नाम है फिंगल। अब ये चक्रवात आया जिसकी वजह से तमिलनाडु के कई सारे कोस्टल एरियाज में तबाही मची, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो गया, जिसकी वजह से केंद्र सरकार ने एक धनराशि, जिसको आप बोल सकते हो राहत सामग्री के रूप में, एक राशि जारी करी है। ये कितना फंड है जो कि रिलीफ फंड के रूप में जारी किया गया है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से तमिलनाडु सरकार के लिए 944 करोड़ की धनराशि सहायता राशि के रूप में आवंटित करी गई है। हालांकि दूसरी तरफ एक और फैक्टर है। तमिलनाडु में एमके स्टालिन की सरकार है। इन्होंने ये धनराशि तो रिसीव कर ली, लेकिन साथ में इनका कहना है कि हम केंद्र सरकार से 6,675 करोड़ रुपए की मांग कर रहे हैं, जिसके एवज में सिर्फ हमें एवज में ओनली 1,000 करोड़ ही करीब करीब मिला हुआ है। इतना ही नहीं, इन्होंने ये भी डिमांड करी हुई है कि जितना इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हुआ है उसकी बेहतरी के लिए हाल फिलहाल में इंटम अमाउंट के रूप में एटलीस्ट केंद्र सरकार 2,000 करोड़ की धनराशि हमें दे। फिलहाल ये बात इनके कहने की है, आने वाले समय में पता लगेगा कि केंद्र सरकार के द्वारा 944 करोड़ के अतिरिक्त कितनी और धनराशि दी जाएगी। फिलहाल आप इतना ध्यान रखिए कि केंद्र सरकार के द्वारा तमिलनाडु सरकार को 944 करोड़ की धनराशि आवंटित करी गई है। तमिलनाडु के गवर्नर हैं इस टाइम पे RN रवि। इससे पहले ये नागालैंड के गवर्नर हुआ करते थे। ये कौन सा देश है जिसको यूनाइटेड नेशंस कमीशन की नारकोटिक्स ड्रग्स के ऊपर एक जो सेशन ऑर्गेनाइज किया गया है इस बार, उसकी अध्यक्षता दी गई है? तो ये देश है भारत। भारत को इस बार नारकोटिक्स ड्रग्स के ऊपर यूनाइटेड नेशंस कमीशन की जो सेशन आयोजित करी गई है, इसका 68वां संस्करण लॉन्च किया गया, इसके लिए अध्यक्षता दी गई है। और ऐसा पहली बार हो रहा है जब भारत को इसकी अध्यक्षता दी गई है। यूनाइटेड नेशंस पूरे दुनिया भर में गलत तरीके से नारकोटिक्स के प्रयोग को रोकने के लिए और ड्रग पेडलिंग्स को रोकने के लिए नारकोटिक ड्रग्स के ऊपर यूनाइटेड नेशंस कमीशंस की इन कॉन्फ्रेंसेस को आयोजित करता रहता है। इसका मेन उद्देश्य यह है कि पूरे दुनिया में हर एक देश की जो सरकारें हैं वो ड्रग पेडलिंग को रोकने का काम करें। भारत में आपको पता ही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है। अमेरिका में अभी नई सरकार आई है डोनाल्ड ट्रंप की। चाइना में सी जिनपिंग की सरकार है। और रशिया में व्लादिमीर पुतिन की सरकार है। भारत में पहली बार पूरे तरीके से भारत में निर्मित एक एंटीबायोटिक लॉन्च किया गया है जिसका नाम क्या है? या फिर आप ये बोल सकते हो अंग्रेजी में, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस एंटीबायोटिक। इंडिजिनस का मतलब इसको पूरे तरीके से भारत में ही निर्मित किया गया है। तो इसका नाम है नेफित्रोमाइसिन। क्या नाम है? नेफित्रोमाइसिन इस ड्रग का नाम है।
और ये एक एंटीबायोटिक है। इसको पर्टिकुलरली केवल भारत में ही नहीं, यूनाइटेड नेशंस में और अमेरिका में भी टेस्ट किया गया है और फाइनली इसको अप्रूवल दे दिया गया है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। हालांकि नेफेट्रोमाइसिन को पिछले महीने 20 नवंबर को ही डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा नई दिल्ली से लॉन्च किया गया था, लेकिन उसके बाद ये टेस्टिंग प्रोसेस में गया, क्योंकि आपको पता ही है कि जो भी विकासशील कंट्री हैं, मतलब हमारे जैसे देश जो कि डेवलपिंग कंट्री हैं, अगर वो कुछ नया करते हैं या फिर नई इन्वेंशन लॉन्च करते हैं, तो जब तक उसको पूरे तरीके से यूनाइटेड नेशंस और अमेरिका जैसे देश टेस्ट नहीं कर लेते हैं, तब तक इसको दुनिया की पृष्ठभूमि में मंजूरी नहीं दी जाती है। तो पिछले 15 दिनों में इसको प्रॉपरली टेस्ट करने के बाद फाइनली इसको अप्रूवल दे दिया गया है और ये भारत के लिए एक माइलस्टोन है कि फाइनली हमने भी अपना खुद पर बेस्ड एंटीबायोटिक बना लिया है जिसका नाम है नेफेट्रोमाइसिन। तो अब हम गर्व से ये बोल सकते हैं कि हमारे देश का बनाया हुआ एंटीबायोटिक अब हमारे पास है। ये कौन सा संस्थान है जिसको इस बार तीसरे पब्लिक सेक्टर यूनिट ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है इनोवेशन प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए? इनोवेशन प्रोडक्ट डेवलपमेंट अवार्ड जो दिया जाता है, ये इसलिए दिया जाता है या फिर उन ऑर्गेनाइजेशंस को दिया जाता है जिन्होंने कुछ पब्लिक सेक्टर में नया इन्वेंशन किया हो या फिर लोगों की बेहतरी के लिए कुछ नया कार्य किया हो। तो ये ऑर्गेनाइजेशन है एसईसीआई, जिसको बोलते हैं सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इन्होंने सोलर एनर्जीज के सेक्टर में लोगों के जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जिस तरीके से उत्कृष्ट कार्य किया है, भारत सरकार की तरफ से इनको तीसरा पीएसयू ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। और यहाँ पर तीसरा पीएसयू ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब यह है कि ये तीसरी बार है जब इस सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है किसी कंपनी को। यह अवार्ड एसईसीआई के डायरेक्टर जनरल संजय शर्मा के द्वारा रिसीव किया गया है। और आपको याद होगा, कल ही मैंने आपको बताया था, हाल ही में टर्नर अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है, 2024 का टर्नर अवार्ड किसको दिया गया है? तो ये जसलीन कौर को दिया गया है। इनका नाम आप ध्यान रखें, जसलीन कौर भारतीय मूल की हैं और इनको अवार्ड इसलिए दिया गया है क्योंकि ये एक पेंटर हैं और टर्नर अवार्ड हमेशा उनको दिया जाता है जो कि पेंटिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करते हैं। जसलीन कौर की जो पेंटिंग एग्जीबिशन है, इनकी खास बात यह है कि अपनी पेंटिंग में सिख पृष्ठभूमि को दर्शाती हैं, साथ में पॉलिटिकली उसे कनेक्ट करके भी दिखाती हैं और अपने कल्चर को भी प्रमोट करती हैं। इस वजह से इनको टर्नर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है यूरो ग्रिप टायर्स। दरअसल ये टायर बनाने वाली कंपनी है। इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर कौन अपॉइंट किए गए हैं? तो इनको कौन नहीं जानता है, द वन एंड ओनली एम एस धोनी। एम एस धोनी ब्रांड एम्बेसडर बने हैं यूरो ग्रिप टायर के। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप ये ध्यान रखें कि यूरो ग्रिप टायर, आपको सुनने में लग रहा होगा कि ये कोई यूरोपियन कंपनी है, दरअसल ऐसा नहीं है। ये एक भारतीय कंपनी की सब्सिडरी है और ये भारतीय टायर बनाने वाली कंपनी है जिसका नाम है टीवीएस। टीवीएस को आप सभी लोग जानते हैं, इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई। तो टीवीएस की ही एक सब्सिडरी कंपनी है जिसका नाम है यूरो ग्रिप टायर। टीवीएस के ब्रांड एम्बेसडर पहले से ही एम एस धोनी है, अब यूरो ग्रिप टायर के भी ब्रांड एम्बेसडर एम एस धोनी ही रहेंगे। अल्टीमेटली देखा जाए तो आने वाले समय में टीवीएस के जितने भी प्रोडक्ट हैं उन सभी को एम एस धोनी ही प्रमोट करेंगे, चाहे इनकी मोटरसाइकिल हो, चाहे मोटरसाइकिल की एक्सेसरीज हो या फिर अब टायर हो। भारत सरकार के द्वारा ये कौन सा राज्य है जहां पर बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स को बेहतर बनाने के लिए वर्ल्ड बैंक के साथ $188 मिलियन का लोन पैक्ट साइन किया गया है? तो वर्ल्ड बैंक के साथ ये राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो पिछड़े हुए डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए $188 मिलियन का लोन पैक्ट केंद्र सरकार ने वर्ल्ड बैंक के साथ साइन किया है। आपको ध्यान रहे, कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये कौन सा राज्य है जहां पर बेहतरी करने के लिए $50 मिलियन का लोन पैक्ट एडीबी के साथ साइन किया गया है। तो ये राज्य है मेघालय। ठीक है, पहले इसके बारे में आपको याद दिला देता हूँ। मेघालय में वाटर ड्रेनेज सिस्टम के लिए और वाटर मैनेजमेंट के लिए केंद्र सरकार ने $50 मिलियन का लोन पैक्ट साइन किया है एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ। तो मेघालय के अंदर जगह जगह पर वाटर मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करी जाएंगी ताकि वहां के किसानों को सिंचाई के लिए प्रॉपरली पानी मिल सके। अब यहाँ पर बात हो रही है महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स
जो कि आज भी इंफ्रा के मामले में बहुत पिछड़े हुए हैं, तो वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाया जाएगा। चाहे वो स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या फिर एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या फिर साइबर सिक्योरिटी हो, या फिर महिलाओं की सिक्योरिटी की बात हो। हर एक क्षेत्र में बेहतरी के लिए $188 मिलियन का लोन पैक्ट साइन किया गया है वर्ल्ड बैंक के साथ। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी। और वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है इस टाइम पे? ये भारतीय मूल के हैं। इनका नाम है अजय बंगा। क्या नाम है? अजय बंगा। और महाराष्ट्र में एक बार फिर से विधानसभा के इलेक्शन हुए हैं, और इस बार नए मुख्यमंत्री बने हैं देवेंद्र फडणवीस। और मैंने आपको पहले ही बताया है, उप मुख्यमंत्री दो लोग बने हैं। एक नाथ जी शिंदे इस बार उप मुख्यमंत्री हैं, और साथ में अजीत पवार। ये कौन है जिनको 2024 के इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रही हैं, ये चिली की प्रेसिडेंट रह चुकी हैं। इनका नाम है मिशेल बैचलेट। क्या नाम है? मिशेल बैचलेट। अब सवाल ये उठता है कि इनको सम्मानित क्यों किया जा रहा है। देखिए, इंदिरा गांधी पीस प्राइज से सम्मानित उन्हीं लोगों को किया जाता है जिन्होंने ह्यूमन राइट्स के लिए बेहतर कार्य किया हो किसी भी पृष्ठभूमि पर जाकर। चाहे वो भारत से बिलोंग करती हूँ, चाहे वो दुनिया के किसी भी देश से बिलोंग करते हों, उनको इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ये जो पुरस्कार है, इस पुरस्कार की शुरुआत पहली बार सन 1986 में करी गई थी, जब 1984 में इंदिरा गांधी का निधन हुआ था। उसके बाद इस पुरस्कार के साथ 25 लाख रुपए कैश की धनराशि दी जाती है। तो मिशेल बैचलेट जो हैं, ये चिली की प्रेसिडेंट रह चुकी हैं, और इनके कार्यकाल में दुनिया में उन देशों को वित्तीय सहायता हमेशा दी गई है जहां पर ह्यूमन राइट्स वायलेट हुए हैं। तो इसलिए इनको सम्मानित किया गया है इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2024 से। इवन अगर इनके बारे में बात करें, तो ये चिली की प्रेसिडेंट रहने के अलावा यूनाइटेड नेशंस विमेंस की डायरेक्टर भी रह चुकी हैं। यूनाइटेड नेशंस में हाई कमिश्नर ऑफ ह्यूमन राइट्स की भी डायरेक्टर रह चुकी हैं। हाल ही में नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन के द्वारा ये कौन सा संस्थान है जिसके साथ पैक्ट साइन किया गया है, और इनके साथ मिलकर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर सीनियर लीडर्स नाम का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। तो इन्होंने इसको आईएसबी के साथ मिलकर लॉन्च किया है, जिसको बोलते हैं इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस। अब देखिए, नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन जो है, ये है क्या? पहली बात तो ये कि इसकी स्थापना 2009 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली, और इसके चेयरपर्सन है दिनेश दिदेल। ठीक है, कांग्रेस सरकार ने इसकी स्थापना करी थी। अब दूसरी चीज, इसका मेन उद्देश्य क्या है, समझ लीजिए। इसका मेन जो फ्रेमवर्क है, वो इस बात पर काम करता है कि जो सीनियर लीडर्स हैं, मतलब केवल ब्यूरोक्रेट्स ही नहीं, भारत में जो सीनियर लीडर्स हैं, जो कि पॉलिटिशियंस हैं, जो कि देश को चला रहे हैं, उनकी भी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो इस बेसिस पर इसकी स्थापना करी गई थी, जिसका नाम है नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन। अब इन्होंने इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के साथ इसलिए पैक्ट साइन किया है क्योंकि जो सीनियर लीडर्स हैं, उनको वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जा सके। क्योंकि केवल ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, मतलब जो अधिकारी वर्ग है, उन्हीं के शिक्षित होने से काम नहीं चलेगा। हमारे देश में जो पॉलिटिशियंस हैं, उन्हें भी शिक्षित होना जरूरी है। ये कौन सा संस्थान है जिसके द्वारा म्यूल हंटर एआई नाम का एक प्लेटफॉर्म डेवलप किया गया है, और इसका मेन उद्देश्य ये है कि ये म्यूल अकाउंट से होने वाले जो फ्रॉड्स हैं, उनको कंट्रोल करने का काम करेगा। पहली बात तो यह समझ लें, म्यूल अकाउंट का मतलब क्या है। म्यूल अकाउंट ऐसे बैंक अकाउंट होते हैं जिनको क्रिमिनल्स कंट्रोल करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए, कोई क्रिमिनल है, उसने अपना एक ऐसा अकाउंट मेंटेन कर रखा है जिसके थ्रू वो फ्रॉड्स करता है। मान लीजिए एक व्यक्ति है, ठीक है, वो क्रिमिनल विचारधारा का है, और उसने आपको एक पर्टिकुलर जमीन दिखाई और बोला, ये जमीन मैं आपको 10 लाख रुपए की दे रहा हूँ, जबकि इस जमीन का रेट इस टाइम पर 50 लाख रुपए है। आप इस लालच में आ गए कि आपको 10 लाख की केवल जमीन मिल रही है, आपने खरीद ली। उसने आपको एक अकाउंट नंबर बताया और बोला, इस खाते में आप पैसा डाल देना। आपने उस खाते में पैसा भी डाल दिया। उसने आपको फेक रजिस्ट्री भी करा के दे दी। बाद में आपको पता लगा कि आपके साथ फर्जीवाड़ा हो गया है। लेकिन जब तक आपको पता लगा, तब तक इस अकाउंट से पैसे भी निकाल लिए गए। तो अब आप पकड़ोगे किसे? और ये व्यक्ति देश छोड़ के भाग गया। तो इस तरीके के जो क्रिमिनल अकाउंट्स होते हैं, या फेक अकाउंट्स होते हैं, या फ्रॉड अकाउंट्स होते हैं, उन्हीं को म्यूल अकाउंट्स बोला जाता है। तो इस तरीके के बैंकिंग म्यूल अकाउंट्स को कंट्रोल करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है,
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनोवेशन हब के द्वारा। ये पूरे तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है और ये हर तरीके से ऑब्जर्व करता है कि सामने से अगर कोई व्यक्ति आपसे बात करके पैसे मांग रहा है तो वो कोई एआई जनरेटेड वॉइस तो नहीं है। अगर एआई जनरेटेड वॉइस है तो वो आपको तुरंत एक इंफॉर्मेशन कॉल प्रोवाइड करेगा कि भाई आपके साथ ये फर्जीवाड़ा हो रहा है, ये फेक हो सकता है। या फिर आपको अगर फेक या स्पैम अकाउंट से ईमेल आया है तो भी ये तुरंत आपको इंटीमेट करेगा। इस तरीके से ये जो एआई प्लेटफॉर्म है ये पर्टिकुलरली रिकॉग्नाइज करने का काम करता है कि आपके पास जो भी डील आ रही है वो एक प्रॉपर लीगल अकाउंट से आ रही है या नहीं आ रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में करी गई थी। इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। आरबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई और इस टाइम पे आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। ये आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं। पिछले साल 2023 में शक्तिकांत दास को गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया गया था पूरे दुनिया में। ये कौन से दो संस्थान हैं जिन्होंने अभी हाल ही में एक पैक्ट साइन किया है एडवांस एआई क्लाउड प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए? ये जो क्लाउड प्लेटफॉर्म है ये भारत के इंश्योरेंस सेक्टर के लिए लॉन्च किया गया है। तो ये दोनों प्लेटफॉर्म है, एक तो है नेसा और साथ में है डेटा साइंस विजार्ड। इन दोनों ने एक साथ मिलकर ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है और ये भारत के लोगों को इंश्योरेंस सेक्टर में मदद करेगा। अब देखिए होता क्या है, इंश्योरेंस सेक्टर में भी बहुत सारी धोखाधड़ी होती है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, इसने कार इंश्योरेंस लिया, ठीक है। अब इसकी गाड़ी को मान लीजिए इसने या फिर इसके दोस्तों ने या आपस में हाथापाई हो गई, उस बेसिस पे मान लीजिए गाड़ी है इसकी टूट गई या फिर किसी भी तरीके से गाड़ी डिस्ट्रॉय हो गई। अब इस केस में अब ये इंश्योरेंस के लिए अप्लाई करेगा तो ऐसे में क्या करेगा, गलत कहानी बनाएगा। तो इस तरीके की जो फेक स्टोरीज है उनको अडॉप्ट करने के लिए ये जो एआई क्लाउड प्लेटफॉर्म है इसको लॉन्च किया गया है। ये जो एआई क्लाउड प्लेटफॉर्म है ये हर तरीके से समझेगा कि सामने वाली पार्टी जो स्टोरी बता रही है क्या वो सही है कि नहीं, गाड़ी उसी तरीके से डैमेज हुई है कि नहीं है। तो ये तो बात हो गई केवल व्हीकल के इंश्योरेंस की। हेल्थ इंश्योरेंस में भी अगर बात करें तो वहां पर भी फ्रॉड होता है। लोग गलत तरीके से इंश्योरेंस कंपनी से पैसा निकालने का काम भी करते हैं। तो इस तरीके से इंश्योरेंस सेक्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए एआई क्लाउड प्लेटफॉर्म नेसा और डेटा साइंस विजार्ड दोनों मिलकर लॉन्च कर चुके हैं। डेटा साइंस विजार्ड साल 2019 में स्थापित किया गया था। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई और इसके सीईओ हैं संदीप कुपेरकर। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ संदीप कुपेरकर, ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं। ये कौन है जिनके द्वारा हरियाणा के पंचकुला से 100 दिन का टीबी एलिमिनेशन कैंपेन लॉन्च किया गया है। पूरे भारत भर से टीबी को हटाने के लिए एलिमिनेशन कैंपेन 100 दिन का लॉन्च किया गया है भारत के हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा के द्वारा। और ये जो प्रोग्राम है ये हरियाणा के पंचकुला से भले ही लॉन्च किया गया हो, इसका मेन उद्देश्य ये है कि पूरे भारत भर से टीबी को रिमूव करना है। ध्यान रहे पहले ही भारत सरकार साल 2017 में टीबी एलिमिनेशन कैंपेन चला चुकी है और इसका लक्ष्य था 2025, मतलब 2025 तक भारत को टीबी मुक्त बनाना है, जिसके लिए फिर से 100 दिन का ये कैंपेन लॉन्च किया गया है। इस कैंपेन के अंतर्गत पूरे भारत भर में 347 डिस्ट्रिक्ट्स और 33 स्टेट प्लस यूटीज को मिलाकर इन सभी जगहों पर हर जगह कैंपेन चलाए जाएंगे और लोगों को अवेयर किया जाएगा कि टीबी से बचने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। ये कौन है जो कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किए गए हैं? तो जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं इनका नाम है शम्मी सिल्वा। कौन है शम्मी सिल्वा? श्रीलंका से बिलोंग करते हैं और अब इन्होंने सक्सीड किया है जे शाह को। अभी तक एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट जे शाह थे और ये 3 बार अपना कार्यकाल सर्व कर चुके थे। अब आपको पता ही है जे शाह आईसीसी के चेयरपर्सन बन चुके हैं। इस वजह से इनकी जो ये पोस्ट थी ये खाली हो गई और इनकी जगह पर आ गए हैं शम्मी सिल्वा। बाय द वे एसीसी की अगर बात करें, एशियन क्रिकेट काउंसिल, इसकी स्थापना 1983 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर भी दुबई है, आईसीसी का हेडक्वार्टर भी दुबई है और इसके वाइस प्रेसिडेंट हैं पंकज खिमजी। पंकज खिमजी जो कि ओमान से बिलोंग करते हैं। एससी का कैलेंडर आउट हो चुका है, आपको पता ही है, और मैंने आपको स्ट्रैटेजी भी बता दी है। केवल 180 दिन बचे हुए हैं सीजीएल के लिए। लगातार सीएचएसएल भी लगा हुआ है, सीपीओ भी है, एमटीएस भी है। अगर आप समय बचाकर जीएसजी के पूरी कवर करना चाहते हैं
तो आप मेरे इस बैच से कवर कर सकते हैं। इस बैच का डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस बैच में कंप्लीट जीएस आपकी कवर है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, साथ में कंप्यूटर। इतना ही नहीं, पिछले 5 सालों के पीवाईक्यूज भी कवर हैं। इस टाइम पर विंटर ऑफर चल रहा है। सेव 50 अगर आप कोड लगाते हैं तो फ्लैट 50% आपको ऑफ मिल जाता है। एनटीपीसी का अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसका स्पेशल बैच भी अवेल कर सकते हैं। इस बैच का डायरेक्ट लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अदरवाइज एग्जाम इंजन एप्लीकेशन में जाकर भी आप डायरेक्टली इन बैचेस को अवेल कर सकते हैं। ध्यान रखिए, मेहनत तो करनी होगी। केवल 180 दिन बचे हुए हैं। इस बार ये मौका नहीं छोड़ना है आपको। मैंने पूरी स्ट्रैटेजी बताई है, किन किन बातों का आपको ख्याल रखना है और क्या क्या चीजें आपको अवॉइड करनी है। साथ में एक और चीज आप ध्यान रखें कि जब भी आप तैयारी कर रहे हैं तो मॉक टेस्ट भी आप जरूर देते जाएं, जैसे जैसे आपका कोर्स पूरा होता जाए। कभी भी जीएस में अंधा खेलने की कोशिश नहीं करनी है कि आप डायरेक्टली क्वेश्चन लगाने जा रहे हो। कभी भी इससे आपको सफलता नहीं मिलती है। वहीं पर भी मैंने आपको ये सारी चीजें बताई हैं। पहले आप सिलेबस कवर करिए और फिर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। तो आप खुद ही देखोगे कि कैसे आपका एग्जाम नहीं निकलता है। लेकिन हम गलती ये करते हैं कि हम जीएस को लास्ट मोमेंट के लिए छोड़ देते हैं, मैथ्स और इंग्लिश में ध्यान देते जाते हैं और फाइनली जीएस की वजह से बेड़ा गर्क हो जाता है, जो कि हर बार की कहानी है। तो अगर पिछली बार की गलती को इस बार नहीं आप दोहराना चाहते हैं तो इस बार तैयारी आपको अलग तरीके से करनी होगी, नई रणनीति के साथ करनी होगी। रेलवे की बुक भी मैंने लॉन्च करी हुई है। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। यहाँ से आप रेलवे की तैयारी के लिए इस किताब को मंगा सकते हैं। अब मेरा आज का सवाल आपसे है, कंप्यूटर का क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। क्या आप बता सकते हैं इनमें से कौन सी मेमोरी है जिसको मेन मेमोरी के रूप में जाना जाता है? कमेंट बॉक्स में जरा लिखकर बताइए। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।